सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। मतलब किसी सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी और उसका टाइम पीरियड क्या होता है। इस वीडियो में हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। मतलब किसी सैटेलाइट की एनर्जी क्या होती है। तो अगर बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट जो है किसी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ है, कोई सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। सैटेलाइट टू टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो हम कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सैटेलाइट है जिसे अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया गया है। और ये कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अर्थ की रेडियस होती है RE, और इसका जो मास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ME से। मान लेते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के सरफेस से स्मॉलेस्ट हाइट पर रिवॉल्व कर रही है। मतलब इसकी हाइट जो है अर्थ के सरफेस से स्मॉलेस्ट है। तो ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंटर से उसके पर एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस सेंटर से मिलेगा। और अर्थ का जो सेंटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर जो फोर्स लगाता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लें कि ये जो सेटेलाइट है इसका मास है स्मॉल m और अर्थ का मास है ME, तो सेटेलाइट और अर्थ के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा F इक्वल G स्मॉल m ME अपॉन आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये जो फोर्स है ये अर्थ द्वारा सेटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब क्योंकि सेटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस सर्कल के सेंटर से ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है FC और इसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन स्मॉल r। यहाँ पर जो Vm है वो है मास ऑफ सैटेलाइट, V है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है वो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है। तो इसको VO से रिप्रेजेंट कर लेंगे। स्मॉल r है सेंटर से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस। तो मान लेते हैं सेंटर से सैटेलाइट तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो FC इक्वल हो जाएगा mv² अपॉन r। यहाँ पर V ऑर्बिटल वेलोसिटी है, लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसको सेंटर से मिलेगा, और अर्थ का सेंटर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिलेगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है इसलिए ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन फर्स्ट है F इक्वल G स्मॉल m कैपिटल M E अपॉन R स्क्वायर, और इक्वेशन 2 है FC इक्वल mv² अपॉन R। तो F इक्वल हो जाएगा FC, F की वैल्यू है G स्मॉल m कैपिटल ME अपॉन R स्क्वायर, और FC की जो वैल्यू है वो है mvo² अपॉन स्मॉल r। यहाँ पर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, r से r की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से अगर हम VO² की वैल्यू फाइंड करेंगे तो VO² इक्वल हो जाएगा VO² इक्वल, क्योंकि यहाँ पर तो m और r कैंसिल हो गया तो सिर्फ इस साइड VO² बचेगा, तो बाकी सब ये हो जाएगा GME अपॉन स्मॉल r। तो VO² हो जाएगा GME अपॉन स्मॉल r। ये हो जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। हमें फाइंड करनी है एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। तो
अगर बात करें सैटेलाइट की एनर्जी की, तो जब सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में मूव करती है तो इसमें टू टाइप्स की एनर्जी होती है। इसको ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए पोटेंशियल एनर्जी और मूव कराने के लिए काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है वो टू टाइप्स की एनर्जी के इक्वल होती है। एक होती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो इसको ऑर्बिट में बनाए रखने का प्रयास करती है, और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी जो इसको मूव कराती है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि ये वी जो है वेलोसिटी है और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, तो इसको डिनोट करेंगे वी ओ से। के इक्वल हाफ एम वी ओ स्क्वायर में के सी रहेगा हाफ स्मॉल एम। जो वी ओ स्क्वायर है, वी ओ स्क्वायर की वैल्यू है जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। इसको सॉल्व करेंगे तो के इक्वल हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल एम एम ई कैपिटल जी स्मॉल एम एम ई, और टू इंटू आर हो जाएगा टू आर। इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे, इसे यहीं छोड़ देंगे। तो ये तो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनी है। तो हम राइट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी को नोट करते हैं यू से, और यू का फॉर्मूला होता है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन स्मॉल आर। तो हमारे पास दोनों टाइप की एनर्जी आ गई है। अब हम फाइंड कर सकते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट जो होती है, टोटल एनर्जी को डिनोट करते हैं ई से, और ये दोनों एनर्जी से मिलकर बनी होती है, मीन्स के प्लस यू के इक्वल होती है। तो ई इक्वल के, के की वैल्यू है जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन टू आर। जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन टू आर प्लस यू, यू की वैल्यू होती है माइनस जी स्मॉल एम एम ई अपॉन आर। तो माइनस जी स्मॉल एम एम ई अपॉन स्मॉल आर। इन दोनों में जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन है जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन स्मॉल आर। जब यहाँ से ये पूरी क्वांटिटी कॉमन लेंगे तो अपन में टू बचेगा, तो इसे राइट कर लेंगे वन अपॉन टू माइनस ये पूरा पार्ट कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर बचेगा वन। तो ई इक्वल हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन स्मॉल आर। हाफ माइनस वन, टू वन सा टू, वन माइनस टू माइनस वन, तो यहाँ पर बचेगा माइनस वन अपॉन टू। सोल्व करेंगे तो निगेटिव साइन सामने आ जाएगा। कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई और टू इंटू आर हो जाएगा टू आर। मतलब जब कोई सेटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों ओर किसी ऑर्बिट में मूव करता है, तो मूव करने के लिए उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन टू आर। यहाँ पर निगेटिव साइन शो करता है कि सेटेलाइट इस ऑर्बिट में बंधा हुआ है। अब अगर हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें इसमें इतनी ही एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। मतलब जब सैटेलाइट इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसे मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है माइनस जी कैपिटल स्मॉल एम एम ई अपॉन टू आर। तो इसमें नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट में बंधा हुआ है। अगर हम इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से एस्केप कराना चाहते हैं तो हमें एनर्जी को जीरो करना होगा। मीन्स यहाँ पर टू टाइप्स की एनर्जी से मिलकर बनी होती है टोटल एनर्जी। फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसको सर्कुलर पाथ में बनाने के लिए चाहिए होती है। सेकंड है काइनेटिक एनर्जी जो इसको इस पाथ में मूव कराने के लिए चाहिए होती है। तो अगर हम इन दोनों एनर्जीज को जीरो कर दें तो सैटेलाइट ऑर्बिट से एस्केप कर जाएगा। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जब कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों ओर सर्कुलर पाथ में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और ये एनर्जी टू टाइप्स की एनर्जी से मिलकर बनी होती है। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी, और इसी ऑर्बिट में बने रहने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों एनर्जी का जो सम होता है उसी को कहते हैं एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है E इक्वल माइनस जी कैपिटल स्मॉल एम एम ई अपॉन टू आर। नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट।
मतलब सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं कि अगर हम सैटेलाइट को इतनी एनर्जी दे दें कि ये इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाए, तो उस सिचुएशन में जो इसकी एनर्जी होगी उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी अब ये देख लेते हैं। सैटेलाइट को ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है -g स्मॉल m कैपिटल M ई अपॉन 2r। ये तो वो एनर्जी है जो इसको इस ऑर्बिट में मूव कराने के लिए चाहिए, अपॉन 2r। अब अगर हम ऐसा करें कि इस एनर्जी में इतनी ही एनर्जी और ऐड कर दें, तो अगर हम इसमें इतनी एनर्जी और ऐड कर दें तो वो कितनी एनर्जी होगी? ऐड करने के लिए साइन लेंगे पॉजिटिव साइन, कैपिटल जी स्मॉल m एम ई अपॉन 2r। तो ये जो एनर्जी होती है इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये वो एनर्जी है अगर हम इन दोनों एनर्जी को ऐड कर दें तो क्या होगा? ये माइनस क्वांटिटी है, ये प्लस क्वांटिटी है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बस साइन में अपोजिट है, तो कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब दोनों एनर्जी का जो सम होगा E प्लस बी ई इक्वल हो जाएगा जीरो। मतलब अगर हम किसी सैटेलाइट को जब वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा हो उसको हम इतनी एनर्जी दे दें कि उसकी एनर्जी जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में वो अपनी ऑर्बिट छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो जिस एनर्जी जो जितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड करने पर उसकी एनर्जी जीरो हो जाए और वो ऑर्बिट को छोड़कर एस्केप कर जाए, उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी मैग्नीट्यूड में तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, बस साइन में अपोजिट होती है। अगर सैटेलाइट की टोटल एनर्जी इक्वल माइनस जी स्मॉल एम एम ई अपॉन 2r है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हो जाएगी जी स्मॉल एम एम ई अपॉन 2r। ओके, क्लियर? तो ये तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन द मून। मतलब मून मून जो है, मून अर्थ का एक सैटेलाइट है, उस पर एटमॉस्फेयर जो है प्रेजेंट नहीं है। इसका रीजन बताना है। तो अगर हम बात करें अर्थ की, तो मान लेते हैं ये अर्थ है और ये है मून। मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये इसका एक सैटेलाइट है। तो ये तो है अर्थ और ये है मून। हर एक ऑब्जेक्ट का उसका अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। मान लेते हैं ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये मून का ग्रेविटेशनल फील्ड है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर रखकर इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो इस एटमॉस्फेयर को, मींस इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, तो उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक उसी तरह से अगर हम मून के सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखकर उसको इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचा दें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मून के सरफेस पर दी गई वो एनर्जी जिससे वो उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको पार कर जाए, वो होगी मून की एस्केप वेलोसिटी। अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ के चारों तरफ जो है एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मींस मिक्सचर ऑफ गैसेस।
और उस मिक्सर ऑफ गैसेस में जो गैसेस होती हैं उनमें से कुछ गैसें जैसे कि डाइहाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। और गैस जो होती है, गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, मूव करते हैं। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि गैस, इन गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं अराउंड 2.5 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करते हैं। अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वीई, वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब ये जो है ना अराउंड 2.38 या 2.8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करते हैं। और अर्थ की जो वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर हमें अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है, उसके एटमॉस्फेयर से बाहर जाना है, तो उसको हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जबकि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 2.8 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से कम है। और ये गैसें इस एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं कर पाती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रह जाती हैं। इसलिए अर्थ के चारों तरफ एक डेंस एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर बात करें मून की, क्योंकि मून जो है साइज में अर्थ से स्मॉल है, और इसकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वीई, वो होती है अराउंड 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से इस टाइप की कुछ गैसेस मून पर ले जाकर छोड़ दें, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो है अराउंड 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि मून की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मून के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखकर हम उसको मिनिमम इतनी वेलोसिटी दे दें, तो वो जो है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चली जाएगी और इस पर कभी वापस नहीं आ पाएगी। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट ये गैस है जिनकी वेलोसिटी 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, मून के सरफेस पर ले जाएं, तो क्योंकि मून की जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि इनकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से भी ज़्यादा है। तो अगर हम इन गैसेस को मून के सरफेस पर लेके जाकर छोड़ दें, तो क्या होगा, क्योंकि इनकी एस्केप वेलोसिटी, जो इनकी वेलोसिटी है वो मून की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो ये जो है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएंगी और ये कभी भी मून पर वापस नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए मून पर जो है कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो मून पर जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ना होने का रीजन है वो है मून की एस्केप वेलोसिटी, जो कि इन गैसेस की एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम होती है। इसलिए ये गैसें अगर मून के एटमॉस्फेयर में छोड़ भी दी जाए तो ये उसके एटमॉस्फेयर को एस्केप कर कर चली जाएंगी और वहां पर कोई गैस नहीं बचेगी, मीन्स वहां पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर बात करें कुछ और प्लैनेट्स की, जैसे कि मार्स, तो मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो कि साइज में बहुत स्मॉल होता है। मून की तरह इसकी भी एस्केप वेलोसिटी कम होती है, और अगर हम इस पर भी कुछ इस टाइप की गैसेस ले जाकर छोड़ दें, तो क्योंकि इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम है, तो ये गैसें उससे एस्केप कर जाएंगी। जबकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जैसे कि जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर और सैटर्न ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं कि इनकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इन गैसेस की जो वेलोसिटी होती है, इन गैसेस की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा होती है। और इन प्लैनेट्स की जो एस्केप वेलोसिटी है, जुपिटर और सैटर्न की जो एस्केप वेलोसिटी है वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है क्योंकि मून सॉरी जुपिटर और सैटर्न की जो एस्केप वेलोसिटी है वो अर्थ की वेलोसिटी से, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है कि इनके जो एटमॉस्फेयर होते हैं ना वो अर्थ की कंपेयर में और भी ज़्यादा डेंस होते हैं, क्योंकि ऐसी गैसेस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से वेलोसिटी इससे ज़्यादा होने पर एस्केप कर जाएंगी, क्योंकि इनकी एस्केप वेलोसिटी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो इसलिए वो गैसेस जो यहाँ से एस्केप कर जाती हैं वो यहाँ पर एस्केप नहीं कर पाती, और इन प्लैनेट्स का जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ की कंपेयर में और भी ज़्यादा डेंस होता है। क्लियर?
तो गाइस ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है वेटलेसनेस। हिंदी में इसे कहते हैं भारहीनता या वेटलेसनेस। तो ये क्या होती है वेटलेसनेस या भारहीनता? तो मान लेते हैं ये अर्थ है और इसका अपना एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखिए जिसका मास है स्मॉल एम, तो अर्थ उसको सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से जो होता है एम जी। और ये जो एम जी फोर्स होता है यही किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है एम जी। और ये जो वेट होता है ना इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर होती है, मतलब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं पर भी है या इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं पर भी है और इसका मास स्मॉल एम है, तो अर्थ इसको नीचे की ओर एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगी एम जी। और ये जो फोर्स होता है ये इसका वेट होता है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक वेट होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि ये जो वेट होता है ना ये एक्सपीरियंस नहीं होता। मतलब जैसे कि मान लो अगर कोई अर्थ के सरफेस पर कोई पर्सन खड़ा है और उसका जो मास है वो स्मॉल एम है, तो सेंटर की ओर उस पर एक फोर्स लगेगा एम जी जो कि उस पर्सन का वेट होगा। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो पर्सन अपने वेट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं वेटलेसनेस, मतलब वेट महसूस ना होना या वेट एक्सपीरियंस ना होना। तो ये किस सिचुएशन में होता है? मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम की वैल्यू है 2 kg और जी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम अराउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि 9.8 अराउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी। एम की जो वैल्यू है वो है 2 kg और जी जो है वो 10 है, तो 10 इंटू टू हो जाएगा 20। मतलब इसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 20 न्यूटन। मतलब ऑब्जेक्ट जो है 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर जो है एक्सपीरियंस कर रही है। अब अगर ये जो वेट है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है मीन्स अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। तो अगर हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 होगा 1। मतलब अब इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक उसी तरह से अगर इस ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है 2 न्यूटन और इस डायरेक्शन में भी लगने वाला जो फोर्स है वो होगा 2 न्यूटन। तो अगर हम 2 न्यूटन में से 2 न्यूटन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। मीन्स अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी क्योंकि इस पर दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और अब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रही है और उसका मास m है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, तो m इंटू जी जो होता है एम जी इसका वेट होता है और वेट जो होता है ना वो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक फोर्स होता है। अगर हम इतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर लगाएं जितना फोर्स नीचे की डायरेक्शन लग रहा है, एम जी फोर्स अगर ऊपर की ओर लगाएं तो एम जी माइनस एम जी कितना हो जाएगा 0। एम जी होता है वेट, अब वेट हो चुका है 0। तो क्योंकि वेट 0 हो चुका है तो अब ये ऑब्जेक्ट अपना वेट एक्सपीरियंस नहीं करेगी। मीन्स इसका जो वेट होगा वो 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन को कहते हैं वेटलेसनेस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है लिफ्ट। जब कोई पर्सन लिफ्ट में ऊपर से नीचे की ओर आता है तो अर्थ उस पर्सन को नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन जो लिफ्ट का नीचे वाला सरफेस होता है वो उस ऑब्जेक्ट पर उस पर्सन पर ऊपर की ओर उतना ही मैग्नीट्यूड में एक फोर्स लगाता है। तो अगर हम ऊपर वाले फोर्स से नीचे वाला वो फोर्स माइनस कर दें जो कि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो लिफ्ट में खड़े पर्सन का जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। मीन्स उस पर उसका जो नेट वेट होगा वो 0 हो जाएगा और वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेगा। नंबर 2, इन द आर्टिफिशियल सेटेलाइट,
अगर कोई पर्सन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में है तो उस सिचुएशन में भी वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करता है, उसका कोई अपना वेट एक्सपीरियंस नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर स्मॉल जी जो है जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर स्मॉल जी जीरो है, तो जी नहीं होगा तो एम इंटू जी जो है जीरो हो जाएगा और डब्ल्यू जो है वेट वो भी जीरो हो जाएगा। तो अर्थ के सेंटर पर भी जो वेट होता है वो जीरो होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपना वेट एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। ठीक उसी तरह से अगर कोई पर्सन इंफिनिटी पर है, कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पर है, तो स्मॉल जी इक्वल होता है जी एम ई अपॉन स्मॉल आर, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो आर की वैल्यू जाएगी इंफिनिटी, इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जीरो। जब जी जीरो होगा तो एम डॉट जी में जी जीरो लगाएंगे तो एम इंटू जीरो जीरो मीन्स वेट भी जीरो। तो ये चार केस होते हैं जहां पर कोई ऑब्जेक्ट अपना वेट एक्सपीरियंस नहीं कर पाती है एट इंफिनिटी। फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, थर्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, और फोर्थ इंफिनिटी पर। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपना वेट एक्सपीरियंस ना कर पाए तो इस सिचुएशन को कहते हैं वेटलेसनेस। और ये चार अलग अलग केसेस में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन ये उसमें से कुछ चार एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो गाइस ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।